गाइस, वेलकम टू स्टेनो ट्यूबर्स। आज का टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैं इसको सॉल्व करने की अप्रोच बताऊं, क्योंकि कई बच्चों के इसमें भी मार्क्स कम हो जाते हैं। जैसे कि क्लोज पैसेज वीक पार्ट होता है, ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कई बच्चों का वीक पार्ट होता है। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लेंदी हो जाता है और थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा आंसर सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के सलूशन के साथ आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया है स्टेनो ट्यूबर्स। तो मेरा यही मोटो है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं एंड बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी बता सकूं कि कौन सा बेस्ट वे है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू अप्रोच रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे उसको करें, हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें उसकी। ठीक है, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है, इसका सोल्यूशन आप ही को ढूंढना है। तो पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट क्या होती है, हैविंग अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन, लैक ऑफ फोकस एंड माइंड वेवरिंग। होता क्या है कि कई बच्चों में शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, जो अटेंशन का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट रहता है। जैसे आप यूट्यूब पे कभी सर्च कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आप एक वीडियो देखते हैं, अगर वो आपको थोड़ी सी लंबी लगती है आप तुरंत दूसरी वीडियो पे स्विच कर जाते हैं। इसे आप कह सकते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि लैक ऑफ फोकस है एंड माइंड वेवरिंग। जैसे तुरंत आपका फोकस इधर से उधर चला गया, या आपने नोटिस किया होगा कभी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं एंड किसी ने आपको बुला लिया, आपका तुरंत माइंड डाइवर्ट हो गया। डैट इज़ कॉल्ड माइंड वेवरिंग। ठीक है, आपका माइंड एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, आपका फोकस एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसेज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको कंटिन्यूसली उस पर फोकस रहना पड़ता है। अगर आपका फोकस हटा तो आपको जो पैसेज की थीम समझ में आ रही थी वो भी उस तरीके से हट जाएगी। ठीक है, वाई इट इज़ सो? टुडेज जनरेशन इज़ notorious for having a very short attention span. Members of the digital generation are very impatient. They want everything fast. ये बात सही है, आज की जनरेशन में ये बहुत बड़ी कमी है कि उनके पास बहुत ही शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, उनको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है। आपने ये रियलाइज़ किया होगा, जब कभी हमारा इंटरनेट स्लो चलता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तो हमें कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि ये चल क्यों नहीं रहा है। मैं तो अपने एग्जांपल दे रही हूँ, मैं तुरंत उस वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ अगर इंटरनेट की स्पीड थोड़ी भी स्लो होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसका? फॉर अ पर्सन टू इम्प्रूव ऑन दिस एस्पेक्ट, ही शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई हाउ लॉन्ग हिज करेंट एवरेज अटेंशन स्पैन इज। व्हेन अ बेसलाइन टाइम इज रिकॉर्डेड, कॉन्शियस एफर्ट शुड देन बी अप्लाइड टू इम्प्रूव इट। कीप वॉच ओवर योर थॉट एज योर थॉट डाइवर्ट फ्रॉम रीडिंग। कीप इट बैक अगेन एंड अगेन फॉर रीडिंग। करना क्या है आपको कि आपको पहले तो ये देखना है कि आपका जो करंट एवरेज है वो अटेंशन का वो कितना है, कि आप कितनी देर फोकस कर पा रहे हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट, इनफैक्ट 10 मिनट, कितनी देर। ठीक है, जब आप ये जान जाएं तब आपको अपना जो एफर्ट है उसमें और डालना रहेगा और डालना पड़ेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, कि अगर आपका स्पैन छोटा है तो वो आपको लंबा बनाना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि वॉच ओवर योर थॉट, आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है कि आप तुरंत आपका थॉट डाइवर्ट ना हो जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही लाइन आप पढ़ रहे हैं, आप वही बार बार पढ़ रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको फोर्सफुली इनिशियली पहले तो आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कि वॉच ओवर योर थॉट एज योर थॉट डाइवर्ट फ्रॉम रीडिंग। कीप इट बैक अगेन एंड अगेन फॉर रीडिंग। अगर आपका थॉट डाइवर्ट हो भी रहा है, माइंड डाइवर्ट हो भी रहा है, आपको करना क्या है, एक लॉन्ग पैसेज लेना है, लेंदी पैसेज लेना है एंड आपको उसको रीडिंग लगानी है। एंड अगर आप उसमें बोर हो रहे हैं या आपका अटेंशन हट रहा है तब भी आपको फोर्सफुली उसमें कॉन्सेंट्रेट करना है जब तक आपका स्पैन लंबा ना हो जाए। ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बिकम अ हैबिट। ऐसे करके होगा कि आप पहले तो आप फोर्सफुली करेंगे, उसके बाद आपकी ये हैबिट बन जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारी है, बीइंग अनइंटरेस्टेड इन द कंटेंट ऑफ द रीडिंग मटेरियल। ये तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है,
एंड अगर गॉड फॉरबिड अगर इकोनॉमिक का पैसेज आ गया होता एग्ज़ाम में तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझे इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ का जीडीपी या जीएनपी या किसी भी चीज़ पर बेस्ड पैसेज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग क्लोज पैसेज दे रहे हैं, करूँगी तो मैं है ही, लेकिन उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा मुझे। हाँ, मुझे आप फेमिनिज़्म से रिलेटेड मैटर दीजिए, मैं उसे तुरंत करूँगी। तो ये बात होती है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ना होने की, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन, पुअर रीडिंग स्किल्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। यस यस, यही बात होती है। आप क्या है, देखिए मोटिवेशन की कमी हो सकती है आपको, या तो आपकी रीडिंग स्किल्स पुअर हैं, आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात, जब किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे तो आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, अब इकोनॉमिक्स हर बच्चे को नहीं पता होती है। देखिए जिसका बेसिक क्लियर होगा सिर्फ वो ही समझ सकता है। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है। मुझे इकोनॉमिक्स के टर्म पता है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल नहीं पता, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। उसमें इतने सारे टर्म्स होते हैं तो मुझे हर टर्म की मीनिंग थोड़ी ना पता है, तो इसीलिए मुझे लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली यही पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। हो सकता है किसी बच्चे को और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, लड़कों को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रहता है तो वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, बट अगर किसी और चीज़ पे पैसेज आ गया तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आ पाता। ट्राई टू एनालाइज ओनली कीवर्ड्स इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। इस ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स को एनालाइज करना होता है कि ताकि वो आपका रिलेशन डायरेक्टली बना सके पैसेज के साथ, ठीक है, कि पैसेज का मेन आइडिया क्या है। Discard the junk information like examples, illustrations, etc. to summarize the passage in your mind. आपको करना क्या है? जंक इन्फॉर्मेशन मीन्स जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं या इलस्ट्रेशन कुछ दिया हुआ है, बताया गया है उसमें एग्जाम्पल के थ्रू, तो वो आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, वो आपको समराइज नहीं करना है। एज यू रीड अ मेन कीवर्ड इन अ सेंटेंस देन ट्राई टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। हो सकता है कुछ ऐसा कीवर्ड आए जो आप आने वाला सेंटेंस उसके थ्रू ही प्रिडिक्ट कर सकें, ऐसा होता है। योर प्रोटेक्शन पावर कैन इमेंसली हेल्प यू टू रिमेंबर, रिकॉल एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। देखिए ऐसा कब होता है, जैसे कि मैं कोई चीज़ बुक पढ़ रही हूँ, जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं जब, तो आप एक स्टोरी से फैमिलियर होते हैं तो आप आने वाले इंसिडेंट्स के बारे में तुरंत गेस कर सकते हैं। इस तरह पैसेज में भी होता है। अगर आपको उस लाइन का मतलब समझ में आ गया है तो आपको ये पता रहता है कि आने वाली लाइन क्या हो सकती है। इस तरह से आपकी जो प्रेडिक्शन पावर है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती है याद रखने में एंड रिकॉल करने में, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ट्राई टू रिमेंबर ओनली फ्यू कीवर्ड्स लाइक वर्ब और एडजेक्टिव इन योर माइंड रैदर फुल सेंटेंस। पूरा सेंटेंस याद रखने की जगह पर आप सिर्फ वर्ब याद रखिए, या कोई सब्जेक्ट है जो कोई नेम है, अदर पर्सन है, वो पर्सन याद रखिए, कि एडजेक्टिव याद रखिए, उसके बारे में क्या बताया गया है, उस कैरेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है फाइंडिंग द रीडिंग मटेरियल टू बी टू टफ एंड मीटिंग अनफेमिलियर वर्ड्स। तो ये तो मेजर प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपको जो रीडिंग मटेरियल है वो आपको काफ़ी टफ लग रहा है, आप उसकी वोकैब्स नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कई बच्चों का रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। आप पहले ही इतने बड़े बड़े अगर वोकैब्स उसमें लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं, तो आप जब फर्स्ट उसमें देखेंगे पहली नज़र में तो आपको वो टफ़ लगेगा एंड आपको वो वर्ड्स फैमिलियर नहीं लगेंगे। ऐसा क्यों है? वाइल रीडिंग अ पीस ऑफ टेक्स्ट वी हैव टेंडेंसी टू मूव बैक, क्रॉस चेक एंड री रीड द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी रेड। देखिए हमारे साथ होता क्या है कि हम कोई पीस एक पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम फिर से, जैसे एक लाइन आपने पढ़ी, आपको वो समझ में नहीं है, फिर आप गो बैक करेंगे, आप बैक जाएंगे, उसकी प्रीवियस लाइन पढ़ेंगे, क्रॉस चेक करेंगे एंड फिर री रीड करेंगे, उस लाइन को दोबारा से समझेंगे। जनरली दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी और पुअर रिटेंशन ऑफ द रीडर। ये इसीलिए होता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर इंटरेस्ट आता है तो वो लाइन ऐसे ही समझ में चली जाती है ना। अगर आपको वो लाइन समझ में नहीं आ रही, डैट मीन्स कि आप उसकी पहली लाइन भी नहीं समझ पाए हैं। कॉम्प्लेक्स वोकेबुलरी, आपको वोकैब्स नहीं समझ में आ रही, कुछ ऐसी वोकैब्स उसमें आ गई हैं। ज़्यादातर तो देखिए होता है कि आप सेंटेंस के थ्रू वोकैब की मीनिंग का आइडिया लगा सकते हैं। यही मैं बताती हूँ अपनी क्लोज पैसेजेस की वीडियो में कि आपको कैसे वोकैब्स के बिना आइडिया लगाना है, ठीक है। जैसे पुअर रिटेंशन भी है, आपका रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको वोकैब्स नहीं समझ में आ रही, तो आप कैसे पढ़ेंगे? दिस इज़ नोन एज रिग्रेशन और स्किप्स बैक, ठीक है, आप बार बार पीछे जाते हैं। द हैबिट ऑफ रिग्रेशन हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड इफ़ नॉट एलिमिनेटेड। आप उसको कम कर सकते हैं, जैसे आप स्लो पढ़िए थोड़ा,
आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, आप उसको थोड़ा स्लो पढ़िए, फास्ट मत करिए, लेकिन इतना बार बार पीछे मत करिए कि आपको वो याद कर रखने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए आप इसको मिनिमाइज़ करिए, एलिमिनेट पूरी तरह से नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। रिग्रेशन इज़ अ बिग टाइम किलर, एंड इसी चक्कर में आपका टाइम भी जाता है क्योंकि आप बार बार पीछे जाते हैं। इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ थॉट एंड लीड्स टू पुअर कॉन्सेंट्रेशन। इससे होता क्या है कि जब आप पीछे जाते हैं तो आप जो लाइन का मीनिंग आपके दिमाग में चल रही होती है वो ऑलरेडी टूट चुकी होती है, वो जो एक सीरीज़ चल रही होती है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी होती है, एंड ये पुअर कंसंट्रेशन को की तरफ आपको ले जाता है, विच लीड्स टू मोर रिग्रेशंस विच फर्दर लोअर्स द डाउन द रीडिंग स्पीड। इससे होता क्या है कि आपकी रीडिंग स्पीड और लो हो जाती है। ठीक है, आप कर क्या सकते हैं इसके लिए, ट्राई टू कनेक्ट द डिफ़िकल्ट वर्ड विद ओवरऑल आइडिया ऑफ पैसेज। आपको ये चीज़ मैंने कहा, जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मिले उसमें आप उसको पैसेज के आइडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कि इस वर्ड को मैं कैसे समझ सकता हूँ पैसेज के आइडिया से। कंटेक्स्ट क्लूज आर वर्ड्स और phrases found near the unfamiliar word that will help you understand it। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लूज वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेजेस होते हैं जो जिन वर्ड्स को आप नहीं समझ पाते हैं, आपसे अनफेमिलियर होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स जो कुछ ऐसे वर्ड जो आपको उस पैसेज को समझने में मदद करेंगे। दीज क्लूज कुड बी लोकेटेड इन द सेम सेंटेंस और इन अ सेंटेंस फ्रॉम द सेम पैराग्राफ। ये क्लू कुछ उन सेम सेंटेंस में भी हो सकते हैं या कुछ सेम पैराग्राफ में भी हो सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 months योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी विद इनहेंस इवन विदाउट यूजिंग ऑफ डिक्शनरी। तो 3-4 महीने का टाइम तो नहीं है आपके पास, थोड़ी बहुत तो अभी कवर होगी, बट आई होप कि 1 मंथ में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 4 है हमारी, लैकिंग अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैसेज। ठीक है, आप ओवरऑल स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पा रहे हैं एंड पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। वाई इट इज़ सो, लैक ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ठीक है, आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पैसेज स्ट्रक्चर। आपको करना क्या है, पैसेज का स्ट्रक्चर समझना है, जनरल वर्ड्स को लेने हैं। आप अनफेमिलियर वर्ड्स को ना लेते हुए जनरल वर्ड्स को लीजिए, टू स्पेसिफिक वर्ड्स। ठीक है, टू मोर डेप्थ। ठीक है, आपको करना क्या है, पैसेज के स्ट्रक्चर में जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तब उसमें से आपको कुछ जनरल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आपको याद रह जाते हैं, एंड वही कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में फिट बैठते हैं। ठीक है, और थोड़ा वो डेप्थ तक जाते हैं। ठीक, ट्राई टू टैबुलेट और ऑर्गेनाइज और क्विक इमेजिनेशन, क्रिएट रफ इमेज ऑफ कीवर्ड्स ऑफ दी पैसेज। तो देखिए, ऑफलाइन में क्या होता था कि आप पेंसिल से हाईलाइट कर सकते थे जो आपको कीवर्ड्स याद रखने थे, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप उसको अंडरलाइन कर सकेंगे, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड के थ्रू खेलना होता है। तो ट्राई करिए कि आप उसको टैबुलेट करिए, यानी कि ऑर्गेनाइज करिए अपने माइंड में ही। ऐसा आपको रफ इमेज अपने माइंड में बनानी है उन कीवर्ड्स की जो आपको पैसेज में मिले हैं। कैप्चर जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज रैदर स्पेसिफिक टेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए, जनरल आइडिया को कैप्चर करिए पैसेज का, ये नहीं कि बहुत गहराई में जाके आप सोच रहे हैं, नहीं। कैप्चर जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज, आपको जनरल आइडिया पैसेज का सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लैकिंग लिंकेज बिटवीन लाइन्स एंड डिफ़िकल्टी टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन। येस, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। वाई इट इज़ सो, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड द पैसेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। आप में क्यूरियोसिटी नहीं बची, आप में जानने की इच्छा नहीं रहती कि पैसेज में और आगे क्या होगा। मैंने कहा लिंक करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लिंक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लाइंस के बीच में लिंक करना आना चाहिए कि अगर ये लाइन यहाँ पे दी है, डैट मीन्स कि हो सकता है इससे रिलेटेड ये लाइन भी हो, एंड हमें आंसर इसी से मिल जाए। एंड आपको रिकॉल करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है कि आपने जो पहले पढ़ा है वो आप बाद में भूल जाते हैं, ठीक है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए सोल्यूशन क्या बताया है, डू क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द पैसेज, कीप क्वेश्चनिंग एटीट्यूड इन बैक ऑफ योर माइंड। जब आप पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको राइटर या ऑथर बता रहा है, आप
क्वेश्चन ही अपने माइंड में क्रिएट करते जाइए कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसका कहने का सेंस क्या है, या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। डू रीजन विद ईच सेंटेंस, ठीक है। कीप वॉट, वाई, हाउ, वेयर ऑलवेज इन बैकअप ऑफ योर माइंड। आपको क्या, क्यों, कैसे और कहाँ, ये हमेशा अपने माइंड के बैकअप में रखना है कि ये बात अगर कह रहा है तो वो इसने ऐसा क्या कहा, या क्यों कहा, या कैसे कहा, या कहाँ कहा। ये सारी चीज़ें इस कंटेक्स्ट में कही गई हैं कि आपसे कभी कभी वो लोकेशन पूछ सकता है, या थीम पूछ सकता है, पैसेज का टाइटल पूछ सकता है, या राइटर ने क्या बोला ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि राइटर ने ये बात कही तो किस सेंस में कही है, क्यों कही है, ठीक है। ट्राई टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट सेंटेंस, ट्राई टू ब्रिंग कंक्लूजन्स, इन्फरेंसेस फ्रॉम व्हाट यू हैव रेड, ठीक है। आपको करने का जो आपने रीड कर लिया है, आप देखिए आप जब पैसेज रीड कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी उसका थीम पता चल जाता है, तो इससे आपको आने वाले सेंटेंस का भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ इतनी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब जनरल स्ट्रैटेजी क्या होती है, देखिए, इंक्रीजिंग योर मोटिवेशन वाइल अगेन एंड अगेन आस्किंग टू योर सेल्फ व्हाट इज़ योर गोल, वाई आर यू रीडिंग, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म। अब आप अपना बेसिकली अब अपना मोटिवेशन ही बढ़ा सकते हैं। आप बार बार अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आप क्यों इसे कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपको ये अगर आप करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ें आप कह कह के आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्यों ज़रूरी है, कि कितना फ़ायदा करेगा। मैं हमेशा कहती हूँ इंग्लिश कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, वो हर जगह पे आपकी हेल्प करेगी, आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। डिक्रीज डिस्ट्रैक्शंस व्हेन रीडिंग, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट। अवॉइड एक्सटर्नल थाट्स, जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं फेमिनिज़म के ऊपर अगर कोई पैसेज पढ़ रही हूँ तो मैं उसमें थोड़ा खो जाती हूँ कि अच्छा तो गर्ल्स के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो मैं उसे कैसे ठीक करूँ। ये नहीं करना, ये आप एकदम मतलब ये तो एक्सटर्नल थॉट नहीं भी हुआ, ये तो डीप थॉट हो गया, लेकिन ये भी नहीं करना है कि उस पैसेज में एकदम खो जाना, या कुछ ऐसा पैसेज में लिखा है जो आप बिल्कुल उसमें बिल्कुल अपने आप को रिलेट कर ले रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। कीप अवे मोबाइल्स, सिंपल सी बात है, जब आप पैसे सॉल्व कर रहे हैं तो मोबाइल देख देख के ना ही करें, टीवी तो बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। जब आप ये सब टाइम, इन सब के लिए आप टाइम डिसाइड कर ले, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर होता है एंड आप होते हैं, आपकी आंखें होती हैं, वो स्क्रीन होता है, बस आपकी आंखों और स्क्रीन का सिर्फ वही रिलेशन होता है वहाँ पे। चूज़ पीसफुल एंड लोनली स्पेस टू रीड, ये भी है कि आप शांति वाली जगह ढूंढिए जहाँ पे आप सिर्फ अच्छे से और शांति से पैसेज को रीड कर सकें, ठीक है। देखिए फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है शांति होना। Create notes of keywords into your mind by reading loud only the keywords, don't jump to dictionary। आप क्या करिए, जब आपको keywords अगर कुछ ऐसा मिलता है, स्पेसिफिक वर्ड मिलता है, तो आप वो ऑलरेडी माइंड में स्टोर हो जाता है, तो उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिए, जब जो आपका रफ पेज है उसमें पेंसिल से या पेन से नोट कर लीजिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ मैं, एग्ज़ाम हॉल में इस करने का टाइम नहीं मिलता। बाय रीडिंग लाउड मतलब जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपका कान भी सुनता है, ठीक है। आप मन में पढ़ते हैं तो वो आपका कान नहीं सुन पाता, तो आप जब लाउड बोलेंगे तो वो कीवर्ड आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कीवर्ड्स को स्टोर करना है, ठीक है, तुरंत डिक्शनरी पे मत जाइएगा, ओके। अवॉइड रिग्रेशन एज डिस्कस्ड अबव, रैदर ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ठीक है। ये मत करिए कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, आप उसको समझने के लिए तुरंत आप स्किप करिए पीछे वाले लाइन पे, नहीं, ऐसा मत करिए, बल्कि वो जो वर्ड आया है उसकी कंटेक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करिए। सेंटेंस जो आपको दिया है, कभी कभी वर्ड डिफ़िकल्ट होता है, बट जो सेंटेंस होता है उसके थ्रू आप मीनिंग समझ सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। अब इसमें एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताई गई है, आप आगे देखेंगे तो मैं आपको अपनी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। रीड पैसेज विद अबव अप्रोच, गेट अ कंप्लीट समरी ऑफ पैसेज इन योर माइंड। आपको पहले तो पैसेज रीड कर लेना है इसी अप्रोच के साथ जो मैंने बताया है, आपको कंप्लीट समरी पैसेज की आपको अपने माइंड में बना लेनी है। Apart from passage reading, also focus on keywords while reading of question statement और answer options. It keep your focus intact. ठीक है, पैसेज रीडिंग के अलावा करना क्या है, आपको कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना है, ठीक है। जब आप एक क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन जब आप करते हैं,
पैसेज का क्वेश्चन आप देख रहे हैं उस पैसेज में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका कीवर्ड होता है, वही कीवर्ड से आपको पैसेज रिलेट करना है, उसी से लिंक करके आपको अपना आंसर चूज़ करना होता है, ठीक है। ट्राई टू एलिमिनेट द लीस्ट पॉसिबल आंसर्स एज यू हैव अ कंप्लीट सेंस ऑफ पैसेज। जब आपको पैसेज का कंप्लीट सेंस मिल जाए तो आप उन चारों ऑप्शन में जो लीस्ट पॉसिबल आंसर हो, जिसका उससे कोई लिंक ही ना हो रहा हो, उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली, रिफर बैक टू पैसेज, ट्राई टू लोकेट आंसर्स इन द पैसेज। अब आप जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आप क्वेश्चन को आंसर डायरेक्टली नहीं कह पाते। देखिए क्वेश्चन भी दो तरह से होते हैं, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एंड इनडायरेक्टली। मैंने ये भी आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी। तो आपको करना क्या पड़ता है कि आपको फिर से पैसेज में जाना पड़ता है, उस पर्टिकुलर लाइन को रिफ़र करना पड़ता है एंड आपको आंसर वो लोकेट करना पड़ता है। इफ़ यू फाइंड आंसर टिक इट, अगर आपको वो आंसर मिल गया है डायरेक्टली, आप उसे टिक कर दें। इफ़ यू डू नॉट फाइंड, guess the answer only if you already eliminated at least 2 आंसर ऑप्शंस। अगर आपको नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो आप एलिमिनेट तभी करिए जब आपको 2 आंसर एलिमिनेट हो चुके हों, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 बचे हैं, तो आप उसमें से गेस कर सकते हैं। अदरवाइज डोंट मेक अ ब्लाइंड गेस। ब्लाइंड गेस बिल्कुल भी मत करिए कि आप उसमें से किसी भी गेस लगा दें एंड वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट मेरी स्ट्रैटेजी है, देखिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, तो कैसे करना चाहिए। फर्स्ट है, रीड द पैसेज वंस, यू विल रिमेंबर ओनली कीवर्ड्स लाइक एनी नेम, डेट, वोकैब्स यू डोंट नो, यूनिक नेम्स। जब आप एक बार पैसेज पढ़ लेंगे तो आपको पूरा पैसेज भले मीनिंग समझ में आए या ना आए, आपको वो कीवर्ड्स याद रहेंगे माइंड में। लाइक किसी का नेम आया है पार्टिकुलरली, कोई डेट बताई गई है, कोई जगह बताई गई है, या कोई ऐसी वोकैब आई है जो जिसकी आप मीनिंग नहीं जानते या आपने पहली बार सुना है, या कोई यूनिक नेम आया है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन थीम, टॉपिक or matter, issue, like what the writer is trying to tell us, or is he trying to appreciate something or criticize something or someone, or story or something like biography, ठीक है। आपको समझना है कि पैसेज की मेन थीम क्या है, उसका टॉपिक क्या है, वो किस मैटर पर बेस्ड है, कोई इशू उसमें उठाया जा रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है कि राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो किसी चीज़ की या किसी की तारीफ़ कर रहा है, या वो किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी की आलोचना कर रहा है, ठीक है, या किसी जगह की आलोचना कर रहा है, किसी बुक की कर रहा है, किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की कर रहा है, या वो आपको स्टोरी फॉर्म में दी गई, या किसी की ऑटोबायोग्राफी दी गई है, या किसी की बायोग्राफी दी गई है। ये सब चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। थर्ड स्टेप है, चेक द क्वेश्चंस, डायरेक्टली आंसर किए जा सकते हैं या नहीं, या डीपली पैसेज पढ़ के। क्वेश्चंस का फॉर्म देख के आपको ये आइडिया लगता है कि वो डायरेक्टली आंसर किया जा सकता है पैसेज को देख के, या पैसेज को डीप में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, लिंक दैट कीवर्ड टू द पैसेज, फाइंड इट एंड गेट योर आंसर, एज सिंपल, ठीक है। आप अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लाइक उसने पूछा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप फुल फॉर्म पैसेज में देखकर तुरंत टिक कर सकते हैं। उसने पूछा इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो आप पैसेज में देख के टिक कर सकते हैं। आप वो कीवर्ड पर्टिकुलर लिंक कर दीजिए एंड वो पैसेज में मिल जाएगा, उसको ढूंढ के आप उसे आंसर टिक कर सकते हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन में, इस पैसेज में पूछा है, द पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैलेंटियोलॉजी विच मेनली डील्स विद। अब इसमें जो भी पूरा क्वेश्चन पूछा है कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ का जो पर्पस है वो पैलेंटियोलॉजी से कितना डिफरेंट है, तो अगर जिन बच्चों को पहले से मतलब पता होगा तो वो बिना कुछ चारों ऑप्शन देखे ही फॉसिल रिमेन्स पर टिक कर देंगे। जिनको नहीं पता होगा वो एक बार इस पर अप्रोच करेंगे पैसेज पे। तो आपको कहाँ देखना है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे, आर्कियोलॉजी एज अ फील्ड इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ पैलेंटियोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल रिमेन्स। कॉमा लगा के सेपरेट है, इसको ये क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि पैलेंटियोलॉजी किसकी स्टडी है, फॉसिल रिमेन्स की। तो आपको ये तुरंत डायरेक्ट आंसर मिल गया, आपने टिक किया एंड आगे बढ़े, ठीक है। एंड अगर इफ़ नॉट डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्टली आंसर नहीं किया जा सकता है, जस्ट लिंक एनी कीवर्ड टू द पैसेज, रीड फ्रॉम लाइन बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड योर आंसर। आपको करना क्या, अगर वो डायरेक्टली नहीं आंसर हो रहा है तो आपको वो कीवर्ड समझना है, ठीक है। अभी मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूँगी।
कि आपको उस कीवर्ड जहाँ पे भी वो आपको मिले पैसेज में, उसके एक लाइन पहले से शुरू करिए रीड करना एंड उसकी नेक्स्ट लाइन पे ख़त्म करिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो डीपली पढ़ के ही सॉल्व किया जा सकता है। इसमें पूछा है इन हिज ऐसे स्वदेशी समाज व्हाट फोकल पॉइंट डज टैगोर इंटेंड टू कन्वे टू द रीडर्स। अब आपको ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे स्वदेशी समाज लिखा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहाँ पे था ये स्वदेशी समाज, ठीक है। लेट मी सी। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन अगर आप इससे मैं आंसर से चेक कर लेती हूँ तो देखिए द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी इज सीकिंग टू इलेबोरेट अ स्पेशल आइडियल टू गिव टू परफेक्शन अ स्पेशल फॉर्म फ्रॉम विच एंटायर ह्यूमैनिटी विल गेन, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन एस, देखिए आपको तुरंत देखने पे नहीं पता चलेगा नॉर्मल बच्चे को, आपको ये देखना पड़ेगा ही ऑफर्स द सोसाइटल स्ट्रक्चर डैट वुड बेनिफिट द एंटायर ह्यूमैनिटी। उन्होंने क्या किया था, ऐसा स्ट्रक्चर सोसाइटी का ऑफर किया था जो सारी ह्यूमैनिटी को फ़ायदा पहुँचाएगा। चार और बाकी भी ऑप्शन दिए गए थे बिल्कुल सिमिलर, लेकिन आपको ये जैसे फॉजिल वाला आंसर था वो डायरेक्टली आपको मिल सकता है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस, ठीक। अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न लग रही, 2 से या और ज़्यादा, आप 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए, आप बार बार पढ़ रहे हैं पैसेज बट आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, आपको मार्क दैट क्वेश्चन एंड लीव इट। आपको उस क्वेश्चन को टैग कर देना है रिव्यू के लिए एंड आपको लीव कर देना है, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। री अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन योर लास्ट रिवीजन टाइम। जब आप रिवीजन कर रहे हो थोड़ा सा भी टाइम बचाओ, अगर आपको ध्यान रहे जब आप मार्क्ड वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम में चेक करते हैं तो उस टाइम वो क्वेश्चन देखिए। होपफुली यू मे गेट योर करेक्ट ऑप्शन, हो सकता है होपफुली आपको वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाए। समटाइम्स रीडिंग द सेम पैसेज अगेन एंड अगेन मेक्स अ माइंड डिस्टर्ब्ड एंड मेस्ड अप। कई बार होता है कि सेम पैसेज बार बार पढ़ने से हमारा माइंड उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है एंड मैस हो जाता है, पूरा मैसअप हो जाता है कि समझ नहीं आता कि ये लाइन कहाँ से कनेक्ट है, ये लाइन कहाँ से लिंक है। तो इस केस में आपको वो क्वेश्चन तुरंत छोड़ देना चाहिए एंड बाद में ट्राई करना चाहिए। सो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन एंड ट्राई आफ्टरवर्ड्स। अच्छा है कि उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से आप दूसरे क्वेश्चन पे जाएं एंड वो क्वेश्चन आप बाद में देख लें, ठीक है। ये जो मेरा था तो ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड है पूरी स्ट्रैटेजी ये मेरी, तो ये मैंने देखा है कई बार, तो ये होता है साथ में बच्चों के। तो ये आप ना करें कि एक ही क्वेश्चन पे आप लगे हैं एंड आपका पूरा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। उससे अच्छा है कि आप उसको मान करके आप उसको लेफ्ट कर दें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हो तब आप उस क्वेश्चन को देख कर चेक कर लें एंड ऑप्शन सही टिक कर दें, ठीक है। एंड फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसको प्लीज़ छोड़ दें, ब्लाइंड गेस मत करें, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ओके, हाउ टू इंक्रीज़ योर रीडिंग स्पीड। अब मैं इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ। जनरली वी रीड स्लोली बिकॉज वी बिलीव दैट इफ़ वी रीड स्लोली वी विल अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। नो, नॉट एट ऑल। हम सोचते हैं कि जितना स्लोली हम पढ़ेंगे उतने अच्छे से मीनिंग समझेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रीडिंग स्लोली लीड्स टू लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एज आवर माइंड गेट्स ईजिली डिस्ट्रैक्टेड। जितना ही स्लो आप पढ़ेंगे, ठीक है, जितना स्लो आप पढ़ेंगे उतना ही आपका जो कंसंट्रेशन है वो लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं उस लाइन को एंड आपका माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बहुत आसानी से। अगर आप जल्दी जल्दी कोई सेंटेंस पढ़ते हैं लाइक जनरली वी रीड 1 to 2 वर्ड्स एट अ ग्लांस, तो आपकी जो समझने की जो मेमोरी पावर होती है वो इंक्रीज़ करती, इन्हांस करती है, विच फर्दर लोअर्स डाउन द रीडिंग स्पीड। आपकी इससे क्या होता है, जितना स्लो आप पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपका स्पीड भी आपकी स्लो हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी रीड, ठीक है, हम कैसे पढ़ते हैं समझना बहुत ज़रूरी है। Generally, we read 1 to 2 words at a glance, pause for a fraction of a second and move to the other chunk of words. Generally हम क्या करते हैं कि एक से दो दूसरे वर्ड पे जाते हैं एंड उसको बस एक बार देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर पॉज होंगे, फिर एक सेकेंड के लिए रुकेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम चंक ऑफ वर्ड्स एक साथ वर्ड्स को पढ़ लेंगे। ऐसा भी नहीं करना। इफ़ वी कैन ट्रेन आर आइज़ टू रीड मोर नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ ग्लांस, ठीक है, हमें करना क्या है कि हमें कई सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ने हैं। ये नहीं कि एक वर्ड फिर 2 वर्ड फिर 3 वर्ड, नहीं। आर रीडिंग स्पीड कैन इंक्रीज मैनी फोल्ड, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम सारे कुछ वर्ड्स को एक साथ पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से हमको मीनिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इट मे बी पॉसिबल टू रीड द लाइन्स ऑफ अ न्यूज़पेपर कॉलम इन अ सिंगल ग्लांस। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मतलब आप
कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हो सकता है पॉसिबल, जब आप न्यूज़पेपर्स की लाइन पढ़ते हैं या कोई कॉलम पढ़ रहे हैं तो आप उसको एक ही ग्लांस में, मतलब एक ही बार में जब आप उसे देखें तो समझ जाएं, आपको बार बार स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. While reading a piece of text, we have tendency to move back, cross-check and reread the things which we have already read. देखिए, ये पहले मैं बता चुकी हूँ कि हमारी आदत होती है, जब हम एक लाइन पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आती तो हम फिर पीछे जाते हैं, फिर क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमने सही समझा है, फिर वो रीड करते हैं हम, एंड इससे क्या होता है, हमारी ये हैबिट बन जाती है. इसे हम रिग्रेशन बोलते हैं और स्किप्स बैक बोलते हैं. ठीक है, ये हम बार बार स्किप कर देते हैं. ये सब वही है. पॉजिंग वंस इन अ वाइल टू फिगर आउट वाइल द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स हाउ एवर इज़ नॉट रिग्रेशन. ठीक है, हाँ ये एक्सप्लेन करती हूँ. द हैबिट ऑफ रिग्रेशन हैज़ टू बी मिनिमाइज इफ नॉट एलिमिनेटेड. मैंने पहले बता दिया. पॉजिंग वंस, देखिए पॉजिंग वंस इन अ वाइल टू फिगर आउट द कंसेप्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स. जब आप रुकते हैं कुछ देर वर्ड्स को समझने में तो वो रिग्रेशन नहीं होता. वो देखिए, जब आप कोई वर्ड समझने के लिए हल्का सा रुक रहे हैं, डैट इज़ नॉट कॉल्ड रिग्रेशन. जब आप किसी लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं फिर एक लाइन पीछे जा रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन. उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है. रिग्रेशन इज़ अ बिग टाइम किलर. ठीक है, इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ थॉट एंड लीड्स टू पुअर कंसंट्रेशन विच लीड्स टू मोर रिग्रेशन विच फर्दर लोअर्स डाउन द रीडिंग स्पीड. ठीक है, थस रिग्रेशन मेक्स रीडिंग अ स्लो एंड टायरसम प्रोसेस. आप बार बार वही लाइन पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको वो टायर्डनेस भी फील कराएगा एंड आपकी रीडिंग प्रोसेस स्लो होगी. द बेस्ट वे टू एलिमिनेट रिग्रेशन इज़ टू मूव अ पेन और पेंसिल स्मूथली अंडर द टेक्स्ट. देखिए, ये वहाँ पे अप्लाई होता है जब ऑफलाइन देते हैं आप. एंड मेक योर आइज फॉलो द टेक्स्ट. तो ये सजेस्ट नहीं करूँगी मैं. दिस इज़ ग्रेट वे टू ट्रेन यू वनसेल्फ टू रीड फास्टर. आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने बताया है कि पेन और पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते थे, नहीं, अगर आप स्क्रीन पर करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते. आप ये माउस के थ्रू कर सकते हैं. आपको अपना हाथ कंटिन्यूसली माउथ पे रखना है. माउस का जो कर्सर है वो आप लाइन के नीचे अंडरलाइन की तरह यूज़ करना है आपको, क्योंकि वहाँ पे कोई पेन और पेंसिल आप नहीं यूज़ कर सकते हैं. आपको अगर कोई लाइन याद रखनी तो आप वहाँ पे उस जगह पे कर्सर प्लेस कर दीजिए तो आपको आसानी रहती है. इससे आपका टाइम भी बचता है. नोट देखिए क्या दिया हुआ है. प्लीज़ नोट दैट एज यू एक्सपेरिमेंट विद दिस स्पीड इन्हांसमेंट टेक्निक्स योर कॉम्प्रीहेंशन विल डिप इनिशियली. जब आप इन सारी स्पीड इन्हांसमेंट टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पॉसिबल है कि आपका जो आपकी जो स्पीड है या आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का तरीका वो हो सकता है डिप करे. शुरुआत में आपको डीमोटिवेशन फील हो. योर माइंड मे रिवॉल्ट एज मैनी ऑफ अस हैव बीन रिग्रेसिंग एंड वोकलाइजिंग थ्रू आउट आर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ. हम बचपन से ही थोड़ा रट्टा मार के पढ़ते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ते हैं, याद करके पढ़ते हैं, वर्ड्स मीनिंग याद करके पढ़ते हैं. हो सकता है ये आपका थोड़ा माइंड ना साथ दे. विद अ फर्म फेथ टू इम्प्रूव रीडिंग इफेक्टिवनेस कपल्ड विथ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. जब आप बहुत अच्छे से एकदम डट के अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहेंगे कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ, यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड मैनी फोल्ड. तब आपकी रीडिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. तो ये थी मेरी आज की वीडियो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अप्रोच को लेकर. तो उम्मीद करती हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर. सब्सक्राइब टू माई चैनल.